पृथ्वी और प्रकृति पर बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जलवायु में हो रहा परिवर्तन अब मानव जीवन के लिए खतरा बन चुका है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया और इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है। भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और इन सब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए मिस्र के तटीय शहर शर्म अल शेख में दुनिया भर के देश, पर्यावरणविद, जलवायु विशेषज्ञ एकजुट होकर धरती बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP27 की बैठक में दुनिया के तमाम देशों ने जलवायु परिवर्तन की विभीषिका पर चिंता जताई और ग्रीन हाउस गैस कम करने के उपायों पर चर्चा की। COP27 पर बात करने से पहले समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर साल होता है। इसमें दुनिया भर की सरकारें वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करती हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर UN फ्रेमवर्क पारित किया गया और इसके लिए समन्वय संस्था UNFCCC स्थापित की गई। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। कॉप के इतिहास की बात करें तो कॉप का पहला सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पहली बार उत्सर्जन कटौती पर संधि हुई। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया। 2007 में विकसित और विकासशील देशों को शामिल करने पर सहमति बनी। 2009 में कोपेनहेगन में क्योटो प्रोटोकॉल पर तकरार के बीच वोटिंग हुई। 2010 में कैंकन में नए उत्सर्जन लक्ष्य पर सहमति नहीं बनी। 2011 में अमेरिका और भारत का उत्सर्जन कटौती पर हस्ताक्षर से इनकार हुआ। फिर 2015 में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर सीमित रखने के लिए पेरिस समझौता हुआ। UNFCCC एक वैश्विक समझौता है जिस पर अब तक 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। कॉप में पहली बार ऐसा मौका है जब जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खाद्य प्रणाली और कृषि पर भी चर्चा हुई। यह आयोजन ऐसे समय पर हुआ जब यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका सूखे के दौर से गुजर रहे हैं। भारत में भी लू और हीट वेव ने गेहूं की फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पाकिस्तान और चीन में सूखे और बाढ़ ने तबाही मचाई है। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि किस तरह मौसमी आपदाएं फसल उत्पादन पर बुरा असर डाल रही हैं। इनका उत्पादन खतरे में है। इजिप्ट में हुए COP27 की दिलचस्प बात यह भी रही कि कई विकसित देश क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लेते रहे, लेकिन अब वो जिस तरह से इसके असर से जूझ रहे हैं उसको लेकर उनका रुख भी गंभीर नजर आया। शर्म अल शेख में भारत ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि अगर धरती को विनाशकारी परिवर्तनों से बचाना है तो विकासशील देशों के पास धन और प्रौद्योगिकी अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन में जलवायु वित्त विषय पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय संवाद में ये बात कही।
जलवायु वित्त संबंधी मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सन 2020 तक अलग-अलग स्रोतों से 100 अरब डॉलर जुटाने की विकसित देशों की वचनबद्धता अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है, जबकि ये बहुत छोटी रकम है। उन्होंने ये भी कहा कि विकासशील देशों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरबों रकम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त के लिए धन की आवश्यकता के बारे में अभी कोई सहमति ही नहीं बनी है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पारदर्शिता और विश्वास इस मामले पर सभी बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की स्पष्ट परिभाषा से पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, जो रचनात्मक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तीय व्यवस्था की सार्थक परिभाषा निर्धारित करने के लिए आगे काम करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर विकासशील देशों द्वारा लक्ष्य को बढ़ाने के आह्वान पर भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया। इसका विरोध करते हुए भारत ने कहा कि तय किए गए लक्ष्यों को लगातार बदला जा रहा है। साथ ही विकसित देश कम कार्बन उत्सर्जन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन भी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में विकासशील देशों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसी अपेक्षा करना ठीक नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर लक्ष्य को बढ़ाने में अग्रणी होना चाहिए। उनके पास वित्त और प्रौद्योगिकी का बड़ा हिस्सा भी उपलब्ध है। UNFCCC और पेरिस समझौता दोनों में इसके पालन की बात कही गई है, लेकिन हमने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों को जवाब देते हुए कहा कि देशों का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए उनकी जिम्मेदारी का पैमाना होना चाहिए। इसके लिए कुछ विकसित देशों को 2030 से पहले भी शून्य तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का उनका लक्ष्य बिल्कुल सही नहीं है। भारत ने मिस्र में आयोजित COP27 में पहली बार 7 बिंदुओं वाली दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। भारत ने बताया कि कैसे वो 2032 तक देश में जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करेगा। भूपेंद्र यादव ने क्लाइमेट चेंज को लेकर समिट में भारत की दीर्घकालिक विकास की नीति बताई। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए भारत ठोस योजना पर कार्य कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये रणनीति सरकार और राज्य सरकारों सहित दूसरे अंशधारकों के बीच गहन विचार विमर्श का नतीजा है। हमारी नीति में जलवायु संबंधी न्याय और टिकाऊ जीवनशैली पर जोर दिया गया और साथ ही ये UNFCCC के समता और साझा लेकिन बटी हुई जवाबदेही और क्षमताओं के सिद्धांत पर भी जोर देती है। एजेंडे के 7 बिंदुओं में कम कार्बन वाली बिजली और परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा, किफायती शहरी ढांचे, कम उत्सर्जन वाली औद्योगिक व्यवस्था, कार्बन तकनीक, वन क्षेत्र बढ़ाने और कार्बन विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं को शामिल किया गया है। भारत अब उन 57 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने पेरिस समझौते के तहत अपनी योजना को UNFCCC को सौंप दिया है। गौरतलब है, पिछले साल ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत का एजेंडा दुनिया के सामने रखा था। प्रधानमंत्री ने पंचामृत योजना के माध्यम से जानकारी दी थी कि भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देगा। वहीं 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% पूरा करेगा। साथ ही 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। भारत 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करेगा और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन हासिल कर लेगा। भारत लगातार वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की योजना आगे बढ़ा रहा है। साल 2030 तक वन और वृक्षों के कारण प्राकृतिक रूप से 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को कम करने की NDC की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
COP27 में प्रतिनिधियों से भूपेंद्र यादव ने कहा कि लंबी अवधि के विकास की हमारी भविष्य की दृष्टि से समानता और जलवायु न्याय की भावना को शामिल करना चाहिए। एक समावेशी और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे से सीखना और साझा करना चाहिए। देश के लिए औद्योगिक विकास में आगे बढ़ने के साथ साथ विशेष रूप से इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा। विकासशील देशों के लघु किसान दुनिया भर की खाद्य सामग्री का लगभग 1/3 उगाते हैं, मगर अब भी जलवायु वित्त का केवल 1.7% हिस्सा ही मिलता है और उन्हें सूखा, बाढ़, तूफानों और अन्य तरह की आपदाओं से जूझना पड़ता है। कुछ ऐसी ही भावनाएं मिस्र के शर्म अल शेख में चल रहे UN जलवायु सम्मेलन COP27 में देखने को मिली, जब इस सम्मेलन का ध्यान जलवायु अनुकूलन, कृषि और खाद्य प्रणालियों के अहम मुद्दों की तरफ मुड़ा। वहां मौजूद विशेषज्ञों ने यह महसूस किया कि उन्हें ग्रामीण आबादी को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति सहनशीलता निर्माण और बदलती जलवायु के अनुकूलन में मदद करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम सिर्फ एक संकट से दूसरे संकट में प्रवेश कर जाएंगे। लघु स्तर के किसान कठिन परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं। जलवायु परिवर्तन दस्तक दे चुका है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और वैश्विक तापमान वृद्धि की गति को धीमी करने के लिए हर संभव प्रयासों से इतर देशों को जलवायु परिवर्तन के नतीजों का सामना करने के लिए खुद को ढालना होगा, ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन सा देश किस भौगोलिक क्षेत्र में है और किन आपदाओं की चपेट में आ सकता है, जैसा कि आग लगने की घटनाएं, बाढ़ और सूखा, अत्यधिक गर्मी या सर्दी, या फिर समुद्री जलस्तर में वृद्धि। COP26 सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जो कि पेरिस समझौते में स्थापित वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य पर आधारित है। इस योजना के माध्यम से समुदायों और देशों द्वारा अपनाए जा रहे अनुकूलन उपायों को मुहैया कराना है, ताकि दुनिया को जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से बचाया जा सके। UNFCCC का स्पष्ट रूप से मानना है कि मौजूदा और भावी जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए वित्त पोषण के स्तर में बड़ी वृद्धि किया जाना जरूरी है।